जय गुरु जी। गुरु जी को गुरु जी का संबंध मेरे से बहुत पुराना है। पता नहीं कौन से जन्म में इनका संबंध मेरे से बना है और हमेशा ही बना रहेगा, मैं तो चाहती हूँ। 2005 में मैं गुरु जी को मिली बड़े मंदिर में। मुझे बुलाया गया और मेरी फैमिली को, मेरी मदर को, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, सबको बुलाया गया। हम शिवरात्रि को वहां पे पहुंचे। मम्मी को मैं नहीं ले जा सकी क्योंकि वो बेड रिडन थी, बिल्कुल बीमार थी। गुरुजी को पता चला था कि वो बीमार है, वो नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा कि फिर भी बोल दो लेके आए। मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं नहीं लेके जा सकी। मैं जब पहुंची शिवरात्रि को बड़े मंदिर, तो संगत जो थी वो इतनी बड़ी नहीं होती थी। मुश्किल से 1000 बंदा होता होगा उस टाइम में। और ये इतना गैदरिंग में गुरुजी ने मुझे पहचाना और दूर से मेरे को बोला, आजा ब्यूटी पार्लर वाली आंटी। मैं इधर उधर देखने लगी कि ब्यूटी पार्लर तो मेरा भी है, किसी और का भी होगा जिसको गुरुजी जानते हैं, लेकिन ये वो मुझे ही बुला रहे थे। मैंने ध्यान नहीं किया और मैं तो बस उनको देखती ही जा रही थी। इतने ब्यूटीफुल, इतने सुंदर कपड़े, इतना सुंदर चोला ब्लैक कलर का, उसके ऊपर रूबीज, डायमंड्स, कितने स्टोन्स लगे हुए। मैं देख रही थी ये कैसे गुरु हैं। हम तो इतने सादे कपड़े पहनते हैं, लेकिन उस दिन तो मैं भी बहुत सुंदर कपड़े पहन के गई थी, क्योंकि जिन्होंने मेरे को बुलाया था उन्होंने कहा था सुंदर बन के आना, अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े पहन के आना, जैसे कि किसी शादी में जा रहे हो। ये ऐसे वैसे गुरुजी नहीं है, ये बहुत ऊंचे गुरुजी हैं ये। खैर, मैं जब देखती रही, लंगर किया वहां पर। उस समय लंगर में एक के सामने एक, 4 लोगों के सामने एक थाली आती थी जिसको 4 लोग शेयर करते थे। आजकल भी होता है कभी कभी, लेकिन अब प्रेफरेबली लोग सिंगल थाली में एक एक इंसान को दी जाती है। मैंने जब देखा तो मेरे सामने कोई और अंकल थे, कोई और आंटी थी, लेकिन इकट्ठे ही हमने खाना शुरू किया। लंगर खाया, जल प्रसाद लिया, पहले चाय प्रसाद ली। उसके बाद जब घर जा रहे थे तो रास्ते भर में मैं यही, और कार में जब बैठी तो ऐसी फ्रेग्रेंस कार में, जैसे समझ ही ना आए कैसी फ्रेग्रेंस है। ना तो मैंने कोई ऐसा परफ्यूम लगाया हुआ था, ना कोई फूल रखे थे गाड़ी में। वो ऐसे थे जैसे मोगरा और रोजेस का मिक्सचर हो, लेकिन वो फ्रेग्रेंस मोगरा और रोजेस का मिक्सचर नहीं था। वो तो गुरु जी की स्वयं अपनी खुशबू थी, जो उनके शरीर से आती थी। आज भी आती है, कितनी बार मुझे घर में आती है आज भी। मैं कभी कभी सो रही होती हूँ तो ऐसे लगता है कि एक झोंका सा आया है कमरे में। तो देखती हूँ, अरे ये क्या था, अच्छा गुरु जी आए हैं। अच्छा, इधर से कभी निकल रही होती हूँ, कार में बैठी होती हूँ, तो कहीं इधर से जा रही होती हूँ तो एक झोंका सा आता है, लगता है ओहो गुरुजी आए हैं। जय गुरुजी बोलती हूँ और बोलती हूँ, शुक्राना गुरुजी, आज भी मेरे को दर्शन देते हो, पल पल मेरे साथ हो। कमाल है, कमाल है। खैर, जब पहले दिन, शिवरात्रि वाले दिन मैं जब घर पहुंची तो सोचती रह गई कि ये कैसे गुरुजी हैं, ये इतने सुंदर, इतने ब्यूटीफुल, इनके चोला कितना ब्यूटीफुल था, ये कैसे कपड़े पहनते हैं, ये समझ नहीं आ रही थी, कुछ कंफ्यूज था माइंड। खैर, उसके बाद सो गई, 2 ढाई बज गए सोते सोते रात को। और मेरे घर में उस टाइम मेरा लैब्राडोर था, डॉग था। वो मुझे बार बार उठाता था, बार बार उठाता था कि उठो, लेकिन मैं बोल रही थी हट मुझे सोने दे, हट मुझे सोने दे। खैर, 4 बजे उसने शोर मचा दिया, मेरे चादर खींचने लग पड़ा, मेरी रजाई उतारने लग पड़ा। ये है 9 फरवरी 2004। उस दिन जब मैंने फिर उसके उठ के दरवाजा खोला, वो बाहर निकलना चाहता था। मेरा कोठी थी दिल्ली में, अब मैं नोएडा में रहती हूँ।
वहां पर जब मैंने दरवाजा खोला तो गाड़ी मेरी खड़ी थी, तो मेरा जो डॉग था उस गाड़ी को ऐसे पंजे मारने लग पड़ा। तो मैंने पीछे देखा तो उस गाड़ी में गुरुजी बैठे हुए। मैं 1 मिनट के लिए, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए जब मैं ये बात बोल रहा हूँ आपसे। मैंने मैं उनसे बोली कि गुरुजी आप अंदर कैसे आए, मैंने तो ताला लगाया हुआ है गेट को। तो गुरुजी बोलते हैं कि ब्यूटी पार्लर वाली आंटी, गुरुआ नो कोई तालियां दी लोड़ नहीं होंदी। मैं फिर बोली, दूसरी बार मैंने बोला लेकिन आप आए कैसे हो अंदर, मैं बड़ी उससे हट से बोली। तो फिर वो हंसने लग पड़े, मुस्कुराने लग पड़े। तो कहते हैं माँ नहीं आई थी ना मंदिर विच, तो मैं ब्लेस करन आया। मैंने कहा गुरुजी मैं तो फोटो निकाल रही थी, आपने मेरे को मना किया। कहते मैंने फोटो थोड़ी देखनी थी, मैंने तो उनको साक्षात मिलना था मानो। फिर मैंने कुछ बातें उनसे करी, बताया मम्मी बहुत बीमार है, बिल्कुल बेड रिडन है। वो बोलने लगे सब सब प्रॉब्लम्स ब्यूटी पार्लर वाली आंटी आज से मेरी, कोई पीछे मुड़ने की कोई जरूरत नहीं है, नो लुकिंग बैक। मैं आगे गई, मैंने दरवाजा खोला, उसके बाद मुझे नहीं पता चला, मैं डर गई। मैं अंदर चली गई कमरे में। मैंने अपनी सिस्टर को, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था गुरुजी से, उनको सुबह फोन किया और मैंने उन्हें ये बात बताई। तो वो बोलती हैं नहीं हो ही नहीं सकता, हम रात को सुबह 5 बजे तक गुरुजी के साथ बड़े मंदिर में थे और सब वहाँ पे संगीत चल रहा था, इतना डांस हुआ, ऐसे हो ही नहीं सकता, तेरे को कोई सपना आया होगा। मैंने बोला कि नहीं दीदी, सपना नहीं है, ये तो हकीकत ही थी। मैंने उनको देखा, मेरे को उन्होंने छुआ, ऐसे हो ही नहीं सकता। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, ब्लेसिंग दी। तो दीदी बोलती हैं कि ऐसी वो ब्लेसिंग कभी किसी को देते ही नहीं है। खैर कहती हैं आज मैंने शाम को एम्पायर स्टेट जाना है, जब मैं जाऊंगी तो मैं उनसे पूछूंगी गुरुजी से। तो मैंने कहा ठीक है। वो एम्पायर स्टेट गई, उन्होंने वहां पे पूछा उनसे गुरुजी आप, बस इतना ही बोली थी कि आप। तो गुरुजी ने बोला सियानी निकली ना तेरी बहन, मैनू मिलन आ गई। तो ये पक्का हो गया, विश्वास हो गया हम सबको कि गुरुजी आए थे और मम्मी को ब्लेस किया और हमारे घर के अंदर आए। गुरुजी एक ही टाइम में पता नहीं कहाँ 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 पहुंच जाते हैं। अभी भी कभी कहीं है कभी कहीं है, ये ऐसे ही है उनका चमत्कार। ऐसे चमत्कार ही चमत्कार होते रहते हैं। ये बात मैंने कईयों लोगों को बताई, कई संगत में बताई जो गुरुजी को मानने वाले थे, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जो पुरानी संगत जो ऑलरेडी वहां जाते थे, उनको उन्होंने विश्वास किया इस बात का और बोले कि हाँ ऐसे ही होता है, गुरुजी कभी भी किसी को भी दर्शन दे देते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये तो मेरा पहला एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ था। और उसके बाद हमने एम्पायर स्टेट जाना शुरू कर दिया। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन एम्पायर स्टेट में जाते थे हम लोग। और वहाँ पर हम चाय प्रसाद लेते थे और गुरुजी के गुरबानी चल रही होती थी। और फिर हम लंगर प्रसाद करते थे। लंगर प्रसाद के बाद जल प्रसाद मिलता था। जल प्रसाद के बाद हम बाहर जाके हाथ धोते थे। हाथ धोने के बाद फिर अंदर आते थे गुरुजी से आज्ञा लेने कि हमें आज्ञा दीजिए, क्या हम घर जा सकते हैं। उस टाइम कितनी बार वो रोक देते थे, इशारा करते थे बैठ जाओ। और अगर उनको ब्लेस करना होता था तो ऐसे करते थे। ये मतलब उनकी ब्लेसिंग्स थी। आज भी ऐसे हाथ दिखता है कितनी बार। जब एम्पायर स्टेट में हम पहुंचते थे तो मेन रोड पे गाड़ी पार्क होती थी। वहां पे गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस आती थी कि कभी कभी तो मैं जिद कर पड़ती थी, गुरुजी आज तो आपको मैं अपने साथ लेके ही जाऊंगी। और वो फ्रेग्रेंस कभी आधे रास्ते तक रहती थी, कभी घर तक रहती थी, फ्रेग्रेंस नहीं हटती थी। और सेम वही प्रोसीजर था, वहां पर भी सेम वही था कि एक थाली
4 लोग, कौन किसके आगे किसको मिलेगी ये नहीं पता होता था। एक दिन लंगर प्रसाद में हमें हरी मिर्ची का अचार दिया। मेरे सामने मेनका गांधी बैठी हुई थी, ना उन्होंने खाया ना मैंने खाया, सारा मेरे अंकल ने खा लिया। वहां पर गुरुजी सबको, जितनी भी लेडीज थी उनको आंटी बोलते थे और जितने भी जेंट्स थे उनको अंकल के नाम से बुलाते थे। तो अब हम लोग भी अपने हस्बैंड को अंकल ही बोलते हैं और अंकल हमको आंटी बुलाती है। ये एक चेंज आया है इतने सालों में, 18 साल हो गए हैं मुझे। मेरी दोनों बेटियां, एक तो 3 साल की थी, एक 3 महीने की थी। 3 साल वाली बेटी को मैं ले जाती थी, बच्चे अलाउड नहीं थे वहां पर, लेकिन वो इतनी अच्छी मेडिटेशन करती थी कि गुरुजी सेवादार को बोलते थे इसको मना मत किया करो, इसको आने दो अंदर, ये मेडिटेशन करती है, मैं इसको ब्लेसिंग्स दूंगा। और आज मेरी बेटी 20 साल की हो गई है और अच्छा पढ़ाई कर रही है, अच्छी है, उनकी ब्लेसिंग्स है। छोटी बेटी 17 साल की है, वो भी अच्छी पढ़ाई करती है, उनकी ब्लेसिंग्स है बहुत बहुत। मेरी बेटी को एक स्किन की प्रॉब्लम जब बचपन से थी, उसको बोलते हैं सोराइसिस। वो उसके हाथ और पैरों की उंगलियों पे सब पे पट्टी बंधी रहती थी, घाव हो जाते थे। तो गुरुजी ने एक बार देखा तो बोलने लगे, पूछने लगे मेरी बेटी से कि ये क्या हो गया है। उन्होंने देखा सारी उंगलियों में पट्टियां ही पट्टियां बंधी हुई हैं। तो उन्होंने उसको बोला कि पट्टी खोल के दिखा, तो वो बोलने लगी कि इसमें सब घाव है मेरे। तो उन्होंने जैसे ही पट्टी खुलवाई तो जब देखा तो उसके हाथ और पैर दोनों, उसके बाद आज तक मुझे पट्टी बांधने की आवश्यकता नहीं हुई। खैर उसके एल्बोज में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन गुरुजी की बहुत कृपा है, वो भी जल्दी ही ठीक हो जाती है। थोड़े टाइम के लिए होती है ये प्रॉब्लम। जब मेनका गांधी और मैं बैठ के हम खा रहे थे हरी मिर्च का अचार, तो उसमें ये हुआ कि ना मैंने खाया ना उन्होंने खाया। गुरुजी देख रहे थे हम, क्योंकि उस दिन सबसे आगे बैठे हुए थे उनके एकदम सामने। तो गुरुजी ने मेरे को बोला, आंटी मिर्च अचार नहीं खा रही? मैंने कहा गुरुजी बहुत एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मेरे से खाया नहीं जाता। सेम बात मेनका गांधी ने भी बोली। और फिर अब गुरुजी ने हमें डबल मिर्ची खिलाई, उनको भी और मेरे को भी। कहने लगे खाती जा खाती जा। दोनों ने खाई, सी सी करते, पानी पीते करते, लेकिन इतनी मिर्ची लगी नहीं मुझे। मुझे समझ नहीं आया कि वो मिर्ची है कहाँ। मिर्ची का मिर्च नहीं थी उसमें। जब खाने के बाद आज मेरे को 17 साल 18 साल हो गए हैं, मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं हुई कभी भी। ये उन्होंने मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम दूर कर दी। नवरात्रे चल रहे थे, मैं सारे नवरात्रे रखती थी बचपन से। मेरी आदत थी कि मैंने नवरात्रे पूरे रखने हैं, लेकिन गुरुजी के वहां पे भी जाने का बहुत मन था। तो मेरे अंकल बोलने लगे तुम तो फास्ट रखा हुआ है, तुम कैसे जाओगी, लंगर कैसे करेंगे, कैसे होगा? तो मैंने उनसे बोला चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। जब लंगर का टाइम हुआ तो मैं बाहर जाके बैठ गई, मैंने लंगर नहीं किया। गुरुजी को पता चल गया कि मैंने लंगर नहीं किया। जब आज्ञा लेने आए तो गुरुजी बोलते हैं आंटी आज लंगर नहीं किया। तो मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा गुरुजी आज नवरात्रे हैं, मेरा फास्ट है। तो कहते हैं इत्थे क्यों आई सी फिर? तो मैंने कहा बाकी लोग आए हैं तो मैं आई थी। कहते कोई फास्ट नहीं रखने होंगे, मेरे को लाओगे तो कोई फास्ट वास्ट सब बाहर छड़ के आओगे, ये सब मतलब ही नहीं है इस चीज का। तो मेरे को कहते हैं हाथ आगे बढ़ा। मैंने हाथ आगे बढ़ाया तो लड्डू की एक थाल रखा हुआ था, लड्डू चूर चूर हो रखा था। उन्होंने इतना बड़ा मेरे हाथ में ऐसे करके दिया, मैंने ऐसे पकड़ा, 1 बार 2 बार 3 बार उन्होंने डाला और मुझे ऐसे करके खाना पड़ा क्योंकि मेरे दोनों हाथ भरे हुए थे। मैंने जब खाया उसके बाद मैं बाहर गई, हाथ धोए, वापस आई अंदर। तो फिर उन्होंने बोला हाथ आगे कर। मैंने हाथ फिर आगे किया, फिर 3 बार उसमें इतना सारा लड्डू प्रसाद मेरे को दिया। पता नहीं कौन से कर्म काट रहे थे मेरे,
कौन सी मेरी तकलीफें जो मेरे को थी काट रहे थे। ये खा के जब मैं बाहर आई तो मेरी सिस्टर मेरे को बोलने लगी, आज तो तेरे को खूब प्रसाद मिला। मैंने कहा दीदी पता नहीं मैंने कैसे खाया है, बहुत मुश्किल था खाना। इतना सारा, पता नहीं 5 6 7 लड्डू मेरे को उन्होंने खिलाए। कहते हैं तेरे कोई कर्म काट रहे थे। फिर एक दिन हम गए तो मेरे अंकल ने रिंग्स पहनी हुई थी जिसमें स्टोन्स थे। कहने लगे गुरुजी ये बाहर सट क्या, सब मेरे को फालतू चीजा पाके मत आया करो, ताबीज और ये सब और ये स्टोन्स और ये कोई जरूरत नहीं है। मैं बाहर गई उनके साथ, हमने फेंक दी उनका कहना मांगना, और हमने फेंक दी वो चीजें। उसके बाद आज तक हम इन चीजों में ना कभी पढ़े, ना पढ़ने की जरूरत पड़ी। मैं हमेशा जाती थी और मैं बोलती थी गुरुजी मेरा काम अच्छा कर दो, मैं ब्यूटी पार्लर से अपना घर चलाती हूँ। तो कहते थे जा ऐश कर मौज कर, जा ऐश कर मौज कर। बाहर निकल के मैं यही कहती थी क्या ऐश करूं, इतना छोटा सा मेरा काम है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी छोटा मोटा कुछ काम करते थे, उससे हम घर चलाते थे, दोनों बच्चों को पाल रहे थे। और हमेशा ये आती थी आवाज जा ऐश कर मौज कर। पता नहीं क्या ऐश करानी थी। लेकिन आज जो मैं सोचती हूँ, ऐश और मौज हम कर रहे हैं, कोई किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा घर है मेरे पास, अच्छा कपड़ा है, अच्छा रोटी खाते हैं, अच्छा घूमते फिरते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर लाइफ है तो ऐश और मौज है, अगर लाइफ ही नहीं है तो ऐश मौज कैसे। ये मैं आपको बताऊंगी एक और सत्संग अपना करके, जिसमें मेरे अंकल को कैसे गुरुजी ने न्यू लाइफ दी। मेरे अंकल मानेसर गुड़गांव से और आगे वहां पे जॉब करते थे। उनकी रोज रात को 12 बजे छूटता था काम, और 2 बजे घर पहुंचते थे। 2 घंटे का सफर था, और सुबह वो 8 बजे फिर निकल जाते थे। ये उनकी कुछ डबल ड्यूटी सी लग गई थी वहां पर। ऐसे कितनी रातें हो गई थी। जब वो चलते थे तो मुझे फोन करते थे कि ऋतु मैं चल पड़ा हूँ और मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। तो 2 घंटे के बाद फोन बजता है घर में। फोन मैं जाके देखती हूँ, मैं बोलती हूँ आज मोबाइल पे फोन नहीं किया, लैंडलाइन पे क्यों फोन किया। तो जब मैं उठाती हूँ फोन तो एक अंकल कोई फोन पे बोलते हैं कि आपकी गाड़ी का नंबर ये है। मैंने बोला हाँ जी ये है। तो कहने लगे आपकी गाड़ी का बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया है और उसमें जो अंकल हैं उनको बहुत चोटें लगी हैं। तो मैं थोड़ी परेशान हुई, घबराई, तो मैंने बोला मेरी अंकल से बात करवाओ। तो बोलते वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो बात कर सके। तो मैंने उनसे बोला कि अच्छा उनके कान पे रख दो, मैं ये सुनना चाहती थी कि सच भी है या कोई ऐसे ही झूठ बोल रहा है मेरे साथ मुझे बाहर बुलाने के लिए। तो मैंने फोन पे बोला, मैंने कहा हाँ तुम हो। तो बोलने लगे हाँ। मैंने कहा एक्सीडेंट हुआ है, कहते हाँ। मैं कहा मैं पहुंचती हूँ। घर से 2 किलोमीटर दूर मुझे बुलाया। मैं रात को गई 2 बजे गाड़ी लेके। वहां जब मैं पहुंची तो मेट्रो की कंस्ट्रक्शन हो रखी थी। वहां पर एक ट्रेलर खड़ा था, उसके अंदर लंबे लंबे सरिये थे, और वो उनकी कार को आर पार करते हुए इधर से घुस के इधर से निकले थे। वो सरियों के बीच में से उनकी सारा ये माथा पूरा का पूरा कटा पड़ा था और खून बहता ही जा रहा था। मैं देख के डर गई और घबरा गई। मेरे घर के पास एक हॉस्पिटल था, दीपक हॉस्पिटल। मैं वहां पर उनको ले गई गाड़ी में अपने डाल के। और जब मैं वहां पहुंची तो उन्होंने, हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे इनको, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट केस है और एक्सीडेंट केस को सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वाले लेंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी लेकिन उन्होंने नहीं माना। मैं एक डॉक्टर को वहां बहुत अच्छे से जानती थी, मैंने उन्हें रात को फोन किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं ऋतु बोल रही हूँ, ऐसे ऐसे राजीव का एक्सीडेंट हुआ है और ऐसे उनका हो गया है, तो इनको बोलो कि एडमिट कर ले। तो उन्होंने वहां पे बात करी और एडमिट कर लिया। थोड़ी देर बाद एमआरआई करी। जब एमआरआई करी तो ये बताया मुझे कि उनके सर के 4 टुकड़े हो गए हैं, कोई होप नहीं है। मैं घबराई, रोई, परेशान हुई। मैंने लोगों को बुलाया, कुछ रिश्तेदारों को।
सबको इकट्ठा किया और ये सोचने लगे कि अब कौन से हॉस्पिटल में इनको लेके जाएं जिससे कि इनका सबसे अच्छा इलाज हो सके। लेकिन हॉस्पिटल वालों ने ये बोला कि इनकी ये कंडीशन ही नहीं है कि आप इनको ले जा सको, ये रास्ते में ही कोलैप्स कर जाएंगे। यहाँ पे कम से कम ऑक्सीजन वगैरह सब चीजें हमने इनको ड्रिप्स लगा दी हैं, ये इससे तो है। गुरुजी को मैसेज भेजा सुबह 6 बजे। गुरुजी ने बोला पूछो डॉक्टर का रंग क्या है। मेरे से पूछा गया डॉक्टर का रंग क्या है। मैंने बोला डॉक्टर बहुत गोरा है, ऐसा जैसे बीमारी से गोरे नहीं हो जाते। तो मेरे को बोला गया कि करवा लो, ये डॉक्टर गुरुजी ने भेजा है। मेरे को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि कर दो आप। करवाया, वहां में से लिखवाया गया कि कुछ भी हो जाएगा गड़बड़ तो हम लोग इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैंने सब साइन वाइन करे और बोला कि आप सर्जरी करिए। सर्जरी करने में उनको 4 घंटे 5 घंटे लग गए। मैं बाहर वेट कर रही थी, इतने में और लोग पहुंचते जा रहे थे। सब मुझको यही बोलने लगे कि यहाँ पे क्यों करवाया है, अपोलो में क्यों नहीं ले गई, एस्कॉट्स में क्यों नहीं ले गई, मैक्स में क्यों नहीं ले गई। सॉरी, उस टाइम तो मैक्स ही नहीं था, इतनी पुरानी बात है। तो इधर क्यों नहीं ले गई। मैंने कहा ये कंडीशन ही नहीं थी इनकी ले जाने लायक। अब मैं क्या बोलूं। मेरे अंदर ये होता रहा कि मैंने गुरुजी की बात तो मान ली है, लेकिन कहीं कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। गुरुजी को फिर मैसेज गया। गुरुजी को मैंने बोला कि गुरुजी उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, डॉक्टर सर्जरी करके निकले हैं और उन्होंने कहा है कि क्रिटिकल है, एटलीस्ट 72 आवर्स तो बहुत ही क्रिटिकल है। क्या होगा कुछ नहीं पता। मैंने अपना काम कर दिया है। मैंने इस चीज का देखा, सोचने लग पड़ी और गुरुजी ने मुझे एक बात बोली, ब्यूटी पार्लर वाली आंटी, मैंने तेरे अंकल को न्यू लाइफ दे दी है, डोंट वरी। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। लेकिन जब तक 72 घंटे कुछ घंटे नहीं बीते तब तक परेशानी तो बढ़ती गई। बस मुझे एक इंस्ट्रक्शन गुरुजी ने दी कि आंटी जब भी अंदर जाए कमरे में अपने अंकल के पास, गूढ़े गूढ़े रंग दे कपड़े पाके जाए, उन्हों कोई कलर नहीं दिखता है इस वेले, क्योंकि आंखों में सारी ब्लीडिंग थी। उनकी आंखें रेड पूरी थी, खुलती भी नहीं थी, हल्की सी खुलती थी, बस मेरी आवाज उनको सुनाई देती थी। मैंने यही करना शुरू कर दिया। 1 हफ्ते में वो रूम में आ गए, आईसीयू से रूम के बाद घर में आ गए। लेकिन बड़ी तकलीफ, इतनी तकलीफ, वो चिल्लाते थे कर्राते थे। गुरुजी को फिर मेरी बहन ने बोला जाके, तो उन्होंने एक लोटा ब्लेस करके दिया। लोटे का जल मैं रोज उन्हें देती रही, नहलाती रही उसी से। और उन्होंने ये मेरे से वादा किया गुरुजी ने कि ब्यूटी पार्लर वाली आंटी 1 महीने के अंदर एयर ड्राइव करके मेरे कोल आएगा एम्पायर स्टेट। 20 फरवरी को ये हुआ था और 20 मार्च को, एग्जैक्टली 20 मार्च को मेरे अंकल ड्राइव करके लेके गए मुझे गुरुजी के पास। तो जैसे ही हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, गुरुजी ने बोला ए देखो, ए कौन आया है, न्यू लाइफ वाला बंदा। और साथ में ये बोला लाइफ है तो ऐश है, मौज है, लाइफ नहीं तो कोई ऐश और मौज नहीं है। सही बात है गुरुजी, बिल्कुल सही बात है। ऐश मौज तो तभी ही है। ये एक और मेरे साथ था इंसिडेंट। उसके बाद मेरी सिस्टर के घर में गुरुजी का सत्संग था। वो गुरुजी उनके घर गए और उन्होंने बोला कि नवी संगत इकट्ठी करें और अपनी बहन नू ते मां नू बुलाई। हम लोग दिल्ली से गुड़गांव गए उनके घर में, बड़ी मुश्किल से, रास्ते में बड़ी तकलीफों के बाद मैं पहुंची वहां पर। 10 बज गए मुझे पहुंचते पहुंचते, इतना ट्रैफिक, इतनी देर।
जैसे ही पहुंचे उनके घर में, गुरुजी अंदर कमरे में बैठे थे, बाकी संगत सारी बाहर थी टेंट में, जो उन्होंने उनके लिए इंतजाम किया था। इतनी संगत में देख के खुशी हुई कि कितने नए लोग जुड़ रहे हैं और गुरुजी के साथ। अंदर गई तो मेरी माँ बिल्कुल धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से पहले कमरे तक पहुंच के लेट गई। गुरुजी बोलते हैं मेरी बहन को, जा तेरी बहन और माँ आ गए हैं। वो बाहर निकल के आई तो देखा मैं सामने खड़ी हुई, तो बोलने लगी मम्मी। तो मैंने बोला वो कमरे में लेटे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो गुरुजी उस कमरे में खुद आए, वो खड़े हुए और मेरी माँ लेटी हुई, ये उनको ब्लेस कर रहे थे मेरे गुरुजी। उनको उन्होंने बोला ये तेल से मसाज करो, उनको ये करो, उनको ये खाने को दो। सब चीजें ऐसी ऐसी बताई जो मैंने करनी शुरू करी, और धीरे 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 जितनी लाइफ थी उनकी मम्मी की वो बेटर होनी शुरू हो गई। दिन ब दिन अपना थोड़ा जो मतलब उनको खाना खिलाना नहलाना सब कुछ करना पड़ता था, थोड़ा थोड़ा खुद खाना शुरू करना कर दिया उन्होंने। एक मेरी कजन और है, उनका बेटा, उसका वो बहुत बीमार था, अभी 2-4 साल पहले की बात है। और उसका वो बड़े महीने से हॉस्पिटलाइज था, और उसको ये बोला था कि उसका लिवर ट्रांसप्लांटेशन होनी है। वो उसकी डेट फिक्स हो गई थी मेदांता में लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। तो मैंने उनको कई बार बोला दीदी आप जाओ गुरुजी के यहाँ लंगर करके आओ, उसके लिए प्रसाद ले आना, वो अगर नहीं जा सकता जल प्रसाद ले आओ, मैं ले आती हूँ। लेकिन वो मानी नहीं काफी टाइम से। फिर एक दिन मैंने उनको फिर फोन किया, मैंने कहा आप जाओ, आज जाओ। तो बोलती हाँ आज हमने जाने का सोचा है, हम जा रहे हैं। तो 2 मंजिल ऊपर रहती हैं, नीचे उतर के आई। पीछे पीछे उनका बेटा, जो एक कदम भी नहीं चलता था घर के अंदर, बाथरूम तक भी बड़ी मुश्किल जाता था, वो 2 मंजिल नीचे उतर के आ गया और बोलता है कि मुझे भी ले जाओ गुरुजी के यहाँ। पता नहीं मरना तो है मैंने एक दिन, पता नहीं क्या होगा मेरा वो ऑपरेशन के बाद, लेकिन मैं गुरुजी के दर्शन करना चाहता हूँ। वो लेके गई, वहां पे उसने लंगर किया, सारा चला, सारा मिर्ची वाला उसको बहुत लग रही थी क्योंकि वो बिल्कुल बॉइल्ड वेजिटेबल्स और बॉइल्ड खाना खाता था। उसने लेकिन खाया, खा के घर आया तो रात को उसको उल्टी हुई पूरे खून की, पूरा ब्लड था उसमें। तो सब लोग डर गए ये क्या हो गया, और मेरे को बोलने लग पड़े कि इसने भेजा था हमको, देखो क्या हो गया। खैर अब उसी जब उन्होंने एक्सरे वगैरह और जो चीजें टेस्ट वगैरह किए, तो बोलते हैं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसको, तो इसका तो लिवर एकदम ठीक है, आप घर जाइए, आपको कुछ है ही नहीं। वो हैरान हो गए सारे लोग, वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, हम 6 महीने से परेशान है। खैर जो उल्टी निकली, जो लंगर किया, वो सारा उन्होंने उसको क्योर कर दिया अंदर से। वो सारा उसका गंद जो था अंदर, जो उसका बुरी हालत थी, वो ठीक हो गई। ऐसी कृपा करते हैं मेरे गुरुजी, ऐसी कृपा। 2 साल पहले मेरे को, मैं डॉक्टर के पास गई ऐसे ही रेगुलर चेकअप्स के लिए अपने, मेरे को ब्लड टेस्ट वगैरह दिए, उसमें शुगर जो थी मेरी इंक्रीज आई। तो फिर से मेरे को बोला नहीं आप किसी और जगह से री कराओ अपना टेस्ट। तो मैंने फिर से कराया तो उसमें भी बॉर्डर लाइन से थोड़ी सी ऊपर। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा नहीं आप ना मीठी चीजें खानी बंद करके आप अपना देखो। 15 दिन के बाद फिर मैंने टेस्ट कराया तो बहुत हाई। मैंने दिखाया डॉक्टर को जाके, उन्होंने कहा नहीं आपको तो मेडिसिन खानी ही पड़ेंगी। मैंने बोला ठीक है। बहुत बहुत बुरा लगा कि अभी से ऐसी शुरू हो जाएंगी शुगर की दवाइयाँ और ये सब। इतनी तो उम्र भी मेरी नहीं होगी जितनी मैं दवाइयों पे शुरू हो जाऊंगी। दवाई ली, उसी दिन सेम डे रात को एक आंटी के घर में गुरुजी का सत्संग था। वहां पे गई तो पहले उन्होंने पेठा प्रसाद दिया,
अब सोचने लगी इतना मीठा कैसे खाऊं, चुपचाप खा लिया, ये सोच के कि मिर्च भी तो एक दिन खाई थी, शायद गुरुजी ने मुझे क्योर करने के लिए मेरे को पेठा प्रसाद दिया है। लंगर दिया, उसमें हलवा दिया और एक पेस्ट्री, क्योंकि उस दिन आंटी के जो अंकल थे उनका बर्थडे था। पेस्ट्री को अब एक टिश्यू में पकड़ा, इसको घर ले जाऊं? नहीं, घर तो नहीं ले जानी, ना छोड़ना है, खाना तो पड़ेगा। खाया, पेस्ट्री खाई, पेठा प्रसाद खाया, इतनी हाई शुगर। जब मैंने अगले दिन शुगर को चेक किया तो मेरी 110 शुगर निकली। मैंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने बोला आप ना ट्राई करो मेडिसिन अवॉइड करनी, आप अपनी शुगर इनटेक बंद कर दो। मैं उस दिन के बाद शुगर भी खाती हूँ, टॉफीज भी खाती हूँ, चॉकलेट्स भी खाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ, लेकिन मेरे को शुगर की दवाई नहीं खानी पड़ती। ये गुरुजी ने मेरे पे कृपा करी, मुझे पेस्ट्री और पेठे का प्रसाद खिला के मेरे को क्योर किया। ये एक और कृपा है, कृपा ही कृपा है, कृपा ही कृपा है। मेरी मेड मेरे घर में 14 साल से मेरे पास है, 17 साल हो गए उसको मेरे पास। आज उसका एक 7 साल का बच्चा भी है। 7 साल पहले वो प्रेग्नेंट थी तो मेरे घर पे ही थी, तो उसको किडनी में स्टोन हो गया प्रेगनेंसी में। इतनी तकलीफ, रात रात को उसको लेके भागते थे, उसको पेन होती थी, शूटिंग पेन, उसके इंजेक्शन लगवाते थे और सारा दिन वो लिम्का और पेप्सी और ये सब पीती थी कि ठीक हो जाए। 1 महीने तक वो बेचारी ना उठ पाई ना कुछ कर पाई, बस ये दवाइयां, उसको दवाई दे नहीं सकते थे, इंजेक्शन लगते थे वो लगवा देते थे, और ज्यादा करके मैं जब भी देखती थी उसको रात को तकलीफ ज्यादा होती थी। हम लोग कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 1 बजे उसको हॉस्पिटल लेके जाते थे। उन्हीं दिनों में, सर्दियों के दिन थे, उन्हीं दिनों में हमारे पास में ही एक बहुत बड़ा सत्संग एक अंकल ने करवाया। मैंने उसे बोला कि हम सत्संग में जा रहे हैं, तू अंदर से दरवाजा बंद कर ले। तो बोलती है कि दीदी मुझे भी ले चलो, मैं भी सत्संग वो वहां पे सत्संग में जाना चाहती हूँ। मैंने कहा लेकिन तेरी तो तबीयत इतनी खराब है, कैसे जाएगी? तो बोलने लगी नहीं मैं जाऊंगी। वहां गई, उसने वहां पर लंगर प्रसाद किया, बिल्कुल ठीक, पूरी रात ठीक। उसके बाद अगले दिन से वो भूल ही गई कि उसको कुछ था। वो उसका वो ठीक ही हो गई, उसको स्टोन पता नहीं कहाँ चला गया, वो लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद से उसका सब कुछ ही ठीक हो गया। फिर हमने, एक और मेरी मेड थी जो मेरी मम्मी को देखती थी, आंटी हम उनको बोलते थे, काफी बड़ी उम्र की थी। उनके पास 2 बेटे थे, काफी बड़े बड़े। एक बेटे को हार्ट में होल था, उसकी सर्जरी करानी थी। उनके पास पैसे नहीं थे, मैंने पैसे अरेंज करे, उनको दिए, और एम्स में जाके उसकी सर्जरी हुई। जो बचपन से था होल, वो सर्जरी कराई, और सर्जरी के बाद उसको सिर्फ वहां पे जल प्रसाद दिया, थोड़ा सा, बस एक ड्रॉप मुंह में डाला, क्योंकि वो कोई ले नहीं सकता था। मैं गई थी देखने, मैंने उसको जल प्रसाद दिया और उसकी वो ठीक हो गया। आज वो अपने परिवार के साथ रहता है। उनका दूसरा बेटा, उसको पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस के बाद वो बेचारा ना चल पाता था ना उठ पाता था, लेकिन वो हमारे घर के पास एक फिजियोथेरेपी सेंटर था, वहां पर आता था। बेचारा वहां पे मुश्किल से चल के जाता था, आंटी उसको पकड़ पकड़ के वहां छोड़ के आती थी। कहने लगा दीदी मुझे भी एक दिन गुरुजी के मंदिर ले चलो, मैं बड़े मंदिर आपके साथ जाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है चलो। मैं उनको, उनकी पत्नी को और उनकी बेटी को, तीनों को लेके गई। वहां पर लंगर प्रसाद लेने के बाद उनकी इतनी इम्प्रूवमेंट हुई कि वो खुद चलने, बैठने, उठने, नहाने, सब कुछ करने लग पड़े। ये एक और कृपा है। एम्पायर स्टेट में जाते टाइम एक बार गुरुजी ने मेरे से कहा आंटी अपनी गड्डी बदल ले। मैंने बोला गुरुजी ठीक है, उस टाइम मेरे पास मारुति 800 थी।
मैं कहा ठीक है गुरुजी, मेरे लायक ठीक है, मैंने सब्जी वब्जी लेने जाना होता है, आसपास बच्चों को छोड़ने जाना होता है ट्यूशन वगैरह के लिए, मेरे लिए ठीक है। नहीं तू गड्डी बदल ले। मैंने बोला फिर मैं कौन सी लूं? तो कहते कोई भी चंगी जी नॉर्मल जी गड्डी ले ले। मैंने उनकी बात नहीं मानी। 1 महीना हो गया, उन्होंने कहा, मैंने उनकी बात नहीं मानी। 1 महीने बाद उन्होंने फिर मेरे से पूछा, आंटी गड्डी बदली? मैंने बोला नहीं गुरुजी अभी नहीं बदली। तो बोलते बदल ले जल्दी। मेरे को समझ नहीं आया ये क्या इशारा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। मैंने उनकी फिर भी बात नहीं मानी। ये एक बात थी जो मैंने नहीं मानी उनकी, बाकी सारी बात मैं मानती थी उनकी, और आज भी मानती हूँ। मैं अपने घर से थोड़ी ही दूर मार्केट तक गई, वहां पर मैंने गाड़ी पार्क करी, केमिस्ट शॉप पे गई। जब वापस आई बाहर तो मेरी गाड़ी चोरी हो चुकी थी। मैंने इधर उधर देखा, मेरे को लगा कहीं मैंने गलती से कहीं और जगह पे तो नहीं पार्क कर दी। सारी गलियों वलियों इधर उधर सब ढूंढ के आई, लेकिन मेरी गाड़ी चोरी हो चुकी थी। और हम उस टाइम ईस्ट दिल्ली में रहते थे, एकदम हमारे साथ यूपी बॉर्डर था। पुलिस बोलने लगी यूपी बॉर्डर में अगर गाड़ी जाती है तो फिर वापस नहीं आती। उस दिन मैं बड़े मंदिर नहीं जा सकी। बड़े मंदिर नहीं जा सकी, इसलिए मेरे बहन से पूछा, आज बहन नहीं आई तेरी? बोलती है मुझे नहीं पता क्यों नहीं आई, पता नहीं आ जाएगी शायद थोड़ी देर में। तो गुरुजी को मैंने अपनी सिस्टर को फिर बताया कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी तो मैं आ नहीं सकी थी। तो मैं फिर दो तीन दिन के बाद जब गुरुजी के पास गई तो कहने लगे गड्डी चोरी हो गई आंटी। मैंने बोला हाँ जी गुरुजी। तो कैसे आई है? मैंने कहा टैक्सी करके आई हूँ। तो बोलते हैं अब नई गड्डी ले ले। मैंने कहा अच्छा गुरुजी अब तो लेनी ही पड़ेगी। तो फिर अगले हफ्ते मैं गई, तो मैं जैसे ही एंटर करी, हाँ जी आंटी गेट्स ले लेती। मैं हैरान हो गई, गुरुजी को कैसे पता मैंने गेट्स ली है? ना मैंने बात करी, ना मैंने उन्हें कुछ बताया। खैर उन वो तो भगवान है, उन्हें तो सब कुछ पता है। उस टाइम हमको पता ही नहीं चलता था कि ये भगवान है। हम ऐसे सोचते थे जैसे कि एक ये जैसे हम इंसान है वैसे ये इंसान है। अलग थी बात, सोच ही अलग थी। थोड़े दिन के बाद पुलिस से पता चला कि वो गाड़ी का ऐसा बुरा एक्सीडेंट हुआ है कि उसमें 2 बंदे थे और दोनों ही बचे नहीं। उन्होंने यहाँ से कष्ट से मेरे को फिर बचाया। ये उनकी ऐसी ऐसी कृपा है जो है ही है, कितनी ही है। हमेशा एक ही चीज थी, ऐश कर मौज कर, ऐश कर और मौज कर। बहुत कम लोगों को ये ब्लेसिंग मिली, बहुत कम, जिसमें से एक मैं लकी थी, जिस जैसी जो मेरे को ये ब्लेसिंग मिली। नो लुकिंग बैक, नो लुकिंग बैक, कुछ है ही नहीं पीछे, बस आगे ही आगे। गुरु जी सामने है। जिस जिस को मैंने गुरु जी से मिलवाया, मेरे द्वारा मिलाया, वो मुझसे भी कितने आगे पहुंच गए हैं, इन अ सेंस कि मैं घर में रहती हूँ, मैं लोगों के जा जा के सत्संग की डेकोरेशन करती थी, और मेरे मन में ये आता था कि हाय मेरे घर क्यों नहीं हो रहा, गुरुजी मेरे घर क्यों नहीं आ रहे आप। कितनी बार डिसाइड करते थे हाँ इस दिन करेंगे, लेकिन अभी किसी को बताया ही नहीं होता था कि कैंसिल करना पड़ता था। जब मैं नोएडा में शिफ्ट हुई तो मैंने ये सोचा कि अब तो मैं जरूर करूंगी। अब मैंने ब्यूटी पार्लर भी बंद कर दिया है, मेरा काम भी अब मैं नहीं करती, और अब मैं गुरुजी का सत्संग किया करूंगी। 2019 में 3 फरवरी को गुरुजी ने मेरे घर में मेरे सत्संग, मैंने बुलाया उनको सत्संग पे और वो आए। इतनी फ्रेग्रेंस, इतनी फ्रेग्रेंस। मैंने 10 दिन तक दरबार उनका ऐसे ही लगाया रखा और 10 दिन तक फ्रेग्रेंस रही घर में। 14 वर्ष लगा दिए गुरुजी ने मेरे घर आने में,
और मैं कितने सत्संग पे जाके अपना सत्संग शेयर करती थी, और कितनी डेकोरेशन करती थी, और कितनी सेवा करती थी। और बस मन में यही आता था, गुरुजी मेरे घर कब आओगे। आ गए, 14 वर्ष में के बाद आए। ये भी जब उन्होंने, जब उनका जब किसी के पास जाना होता है तभी जाते हैं। ऐसे आप सोचो आज मेरे घर आ जाएंगे, ऐसे हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये मेरे को पक्का विश्वास है, मैंने बहुत कोशिश करी, इतनी बार कोशिश करने के बाद भी मैं कामयाब नहीं होती। ललचाई हुई आंखों से देखती थी, मन में ये होता था, हाय गुरुजी मेरे घर आओ। सुबह शाम मैं सुबह मैं प्रेयर करती हूँ, शाम को मैं जोत जलाती हूँ गुरुजी के आगे। और मैंने बहुत सुंदर मंदिर बनाया हुआ है गुरुजी का अपने घर में। इस घर में वास करते हैं गुरुजी, हर घर में वास करते हैं, हर इंसान के मन में वास करते हैं, और सबको सब हम शुक्राना ही शुक्राना करते हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगी संगत से कि विश्वास रखो, विश्वास रखो। गुरुजी आपकी हर बात, छोटी से छोटी बात भी आपकी पूरी करते। अरे एक दिन मैंने ऐसे ही सोचा एम्पायर स्टेट में कि गुरुजी ये इस चोलों में कैसे सोते होंगे, तो क्या करते होंगे, यही कपड़े पहन के बैठते हैं, मैं तो ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती सारा दिन रात। मैंने ये सोचा, और हम आधा घंटा पहले अगले दिन एम्पायर स्टेट पहुंचे। वहां पे एक लकड़ी की एक टेबल सी थी, उसके ऊपर चौकड़ी मार के गुरुजी बैठे हुए, जीन्स और टी शर्ट पहन के, और नीचे नाइकी के जूते। मैंने पहचाना ही नहीं, मेरे को लगा गुरुजी के कोई भाई होंगे। मैं चुपचाप वहां खड़ी हो गई। गुरुजी मेरी तरफ देखे और मुस्कुराए, कहने लगे, देख लेता मैं ए कपड़े पा के रहना सारा दिन। मैं तो उनके पैरों में ही गिर गई। मैंने कहा गुरुजी ये तो मैंने मन में सिर्फ सोचा था, और आपने ये बात मेरी पूरी कर दी। थैंक यू सो मच गुरुजी, हर चीज के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना। थैंक यू संगत जी, थैंक यू अंकल जी। जय गुरु जी।